चट्टानों के भीतर घर बनाकर रहने वाली बहुएं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा पहाड़ी गांव होता है। गांव में मुश्किल से 15 से 20 घर बने होते हैं। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, घने जंगल और गहरी घाटियां दिखाई देती हैं। गांव का हर परिवार कठिन परिस्थितियों में मेहनत करके अपना जीवन खुशी खुशी जी रहा होता है। भगवान ने हमें ज्यादा कुछ नहीं दिया, लेकिन 2 वक्त की रोटी और इतना प्यारा परिवार जरूर दिया है। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं सोता कमला, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। घर के सामने थोड़ी सी खाली जमीन होती है जिसमें नेहा और प्रियंका ने टमाटर, मिर्च, धनिया और कुछ हरी सब्जियां लगा रखी होती हैं। अगर ये सब्जियां अच्छी हो गई तो इस महीने बाजार से सब्जी नहीं खरीदनी पड़ेगी। भगवान चाहे तो यहीं से हमारा आधा खर्चा निकल जाएगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही दोनों बहुएं खाली मटके लेकर कई किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच बने प्राकृतिक झरने की तरफ निकल जाती हैं। दूसरी तरफ दोनों भाई दूसरे गांव जाकर लोगों के यहाँ टेरेस फार्मिंग का काम करते हैं। वहां तक पहुंचने में कई घंटे पैदल चलना पड़ता है। अर्जुन, अगर आज काम ज्यादा मिल गया तो शाम को घर के लिए थोड़ा राशन भी लेते चलेंगे। हाँ भैया, माँ कई दिनों से कह रही है कि घर में आटा कम बचा है। दोनों भाई दिन भर किसानों के खेतों में मिट्टी काटते, पत्थर जमाते और खेतों की मेड़ मजबूत करते रहते हैं। फिर कई किलोमीटर पैदल चलकर देर रात अपने घर पहुंचते हैं। अगली सुबह अचानक से आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। कुछ ही देर में देखते ही देखते मूसलाधार बारिश पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेती है। पहाड़ों से तेज पानी बहने लगता है। कच्चे रास्ते पूरी तरह कीचड़ में बदल जाते हैं। लगता है आज कोई भी काम पर नहीं जा पाएगा। इस बारिश में तो घर से निकलना भी खतरे से खाली नहीं है। पूरे दिन लगातार बारिश होती रहती है। कोई भी गांव वाला अपने घर से बाहर नहीं निकल पाता। पूरा परिवार घर के अंदर ही बैठा रहता है। पहला दिन बीत जाता है लेकिन बारिश नहीं रुकती। दूसरे दिन भी सुबह से बारिश पहले से भी ज्यादा तेज हो जाती है। पहाड़ों से मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर बहकर नीचे आने लगते हैं। गांव के लोग अब चिंता में पड़ने लगते हैं। माँ जी, पता नहीं क्यों इस बार की बारिश मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। मन बहुत घबरा रहा है। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। अरे बेटा, इसमें डरने की क्या बात है। पहाड़ों पर हर साल ऐसी ही बारिश होती है। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। दोनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। पूरी रात किसी की भी ठीक से आंख नहीं लगती। तीसरे दिन सुबह अचानक बारिश बंद हो जाती है। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद तेज आंधी चलने लगती है। पेड़ जोर जोर से झूलने लगते हैं। अजीब गड़गड़ाहट की आवाज आने लगती है। भैया, यह आवाज पहले कभी सुनी नहीं। मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी अचानक पूरी धरती जोर से कांप उठती है। ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ गया हो। घर की दीवारें हिलने लगती हैं, बर्तन गिरने लगते हैं। चिंटू डरकर नेहा से लिपट जाता है। माँ, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। गांव के सभी लोग घबराकर अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। तभी सामने वाले पहाड़ की तरफ से धूल का बहुत बड़ा गुबार उठता दिखाई देता है। कुछ ही सेकंड्स के बाद मिट्टी, बड़े बड़े पत्थर और टूटे हुए पेड़ तेज रफ्तार से गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। पूरा पहाड़ जैसे खिसक कर नीचे आ रहा होता है। अरे भागो भागो, पहाड़ खिसक रहे हैं। जल्दी बच्चों को उठाओ, जान बचाओ। पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। कोई जरूरी सामान समेटने लगता है, कोई बच्चों को गोद में उठाकर भागता है तो कोई अपने बूढ़े माँ बाप का हाथ पकड़कर सुरक्षित जगह की तरफ दौड़ पड़ता है। चारों तरफ सिर्फ लोगों की चीखें होती हैं। कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन देखते ही देखते कई कच्चे घर मिट्टी के नीचे दब जाते हैं। कुछ गांव वाले उसी लैंडस्लाइड में दबकर अपनी जान गंवा देते हैं। जो लोग समय रहते निकल जाते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ की दूसरी तरफ भागने लगते हैं। कोई मेरे बच्चे को बचाओ, कोई तो बचाओ। पीछे मत देखो, बस भागते रहो। कमला देवी का पूरा परिवार भी गांव के कुछ लोगों के साथ तेजी से भाग रहा होता है। चिंटू को मुकुल अपनी गोद में उठाए हुए होता है। सभी बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं। मिट्टी तेजी से आ रही होती है। जल्दी भागिए, मिट्टी हमारे बिल्कुल पीछे आ गई है। कोई मत रुकना, बस आगे बढ़ते रहो। तभी अचानक सामने पहाड़ से एक बहुत बड़ी विशाल चट्टान टूटकर गिरती है। वो चट्टान मिट्टी की बहती हुई लहर के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। मिट्टी का तेज बहाव उसी चट्टान से टकराकर रुक जाता है। ये देखकर सभी लोग बिना रुके और तेजी से सुरक्षित जगह की ओर भागते रहते हैं। ये भोलेनाथ, हमारी रक्षा करना। बेटा, बस थोड़ा और चलो। काफी दूर भागने के बाद सभी लोग एक सुरक्षित ऊंची जगह पर पहुंच जाते हैं। सभी बुरी तरह थक चुके होते हैं। सबकी सांस फूल रही होती है। पीछे मुड़कर देखने पर उनका पूरा गांव मिट्टी और पत्थरों के नीचे दबा हुआ दिखाई देता है। हे भगवान, आपने हमारी जान बचा ली, आपका लाख लाख शुक्र है। घर चला गया, गांव चला गया, लेकिन परिवार बच गया, यही सबसे बड़ी दौलत है। हमारा सब कुछ वही रह गया।
गांव बहुत छोटा और पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। इतनी बड़ी आपदा आने के बाद भी कई दिनों तक किसी सरकारी टीम या राहत दल को गांव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती। जो लोग बच जाते हैं उन्हें अपनी जिंदगी का नया रास्ता खुद ही तलाशना पड़ता है। अब हम जाएंगे कहां? फिलहाल जहां सुरक्षित जगह मिले वहीं रहना होगा। काफी देर जंगल के रास्ते चलते चलते उन्हें एक सुनसान जगह दिखाई देती है। वहां चारों तरफ घने पेड़ होते हैं और पास ही एक बड़ी चट्टान खड़ी होती है, लेकिन उस समय किसी का ध्यान उस चट्टान की तरफ नहीं जाता। आज रात यहीं रुक जाते हैं। फिलहाल हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मुकुल और अर्जुन जंगल से लंबी लंबी लकड़ियां काट कर लाते हैं। सभी मिलकर 4 डंडे गाड़ते हैं और उनके ऊपर एक पुरानी प्लास्टिक की तिरपाल बांध देते हैं। उसी छोटे से अस्थायी टेंट के नीचे पूरा परिवार बैठ जाता है। रात किसी तरह गुजर जाती है। अगली सुबह अचानक तेज आंधी चलने लगती है। हवा इतनी तेज होती है कि पेड़ भी जोर जोर से झूलने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। तेज हवा के कारण लकड़ियों से बना उनका छोटा सा टेंट हिलने लगता है। रस्सियां पकड़ो, नहीं तो पूरा टेंट उड़ जाएगा। संभालो, जल्दी संभालो। लेकिन तेज तूफान के सामने उनका बनाया हुआ कमजोर टेंट ज्यादा देर टिक नहीं पाता। पूरा परिवार बारिश में भीगने लगता है। तभी नेहा की नजर पीछे खड़ी बड़ी चट्टान पर पड़ती है, जिसके आगे एक चौड़ा हिस्सा छत की तरफ बाहर निकला होता है। सब लोग जल्दी इधर आइए, वहाँ चट्टान के नीचे जगह है। जल्दी, बारिश बहुत तेज हो रही है। पूरा परिवार दौड़ के चट्टान के नीचे पहुंच जाता है। वहां बारिश का पानी बिल्कुल नहीं आ रहा था। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। चलो, कम से कम बारिश से बचने के लिए छत तो मिल गई। आज की रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। कम से कम चिंटू को ठंड नहीं लगेगी। चिंटू लकड़ी और पत्थरों से खेलते खेलते चट्टान के अंदर की तरफ चला जाता है। अचानक उसे सामने एक छोटी सी दरार दिखाई देती है, जहां से तेज धूप की रोशनी अंदर आ रही होती है। मम्मी, मम्मी इधर आओ, यहाँ बहुत सारी चीजें रखी हैं। चिंटू, तू यहाँ कहाँ गया? कितनी बार कहा शरारत मत किया कर। अगर तू कहीं खो जाता तो हम तुझे कहाँ ढूंढते? मम्मी पहले ये देखो ना। चिंटू की बात सुनकर पूरा परिवार उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर पहुंच जाता है। अंदर का नजारा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। जमीन पर पुराने पत्थर के औजार पड़े हैं। कुछ कुल्हाड़ियां, नुकीले पत्थर, मिट्टी के बने बर्तन और कई टूटे फूटे घड़े दिखाई देते हैं। सामने की चट्टान पर किसी पुराने परिवार की आकृतियां बनी होती हैं। अरे ये सब यहाँ कैसे? लगता है यहाँ बहुत साल पहले कोई रहा करता था। लगता है पुराने समय में कोई आदिवासी परिवार इस गुफा में रहता होगा। देखिए, उन्होंने अपने परिवार की तस्वीरें भी चट्टान पर बना रखी हैं। ये गुफा बहुत पुरानी लग रही है। चाची, क्या सच में पहले लोग ऐसे गुफाओं में रहते थे? हाँ बेटा, बहुत पुराने समय में लोग चट्टानों और गुफाओं को ही अपना घर बना लेते थे। वहीं रहते थे, वहीं खाना बनाते थे और अपना पूरा जीवन बिताते थे। तभी नेहा के मन में एक नया विचार आता है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई देने लगती है। अगर पहले लोग यहाँ अपना घर बनाकर रह सकते थे तो हम क्यों नहीं रह सकते? क्या? अब हमारा घर तो मिट्टी में दब चुका है। हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। अगर हम इस गुफा को थोड़ा साफ कर दें और बाहर की चट्टान को थोड़ा बड़ा कर दें तो यही हमारा नया घर बन सकता है। बेटा, वो लोग दिन रात मेहनत करते थे, कुल्हाड़ी चलाना जानते थे। हम लोग इतनी बड़ी चट्टान कैसे तोड़ पाएंगे? पापा, जब मन में कुछ करने की इच्छा हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। अगर पुराने लोग बिना मशीनों के इतना कुछ कर सकते हैं तो हम भी मेहनत करके अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकते हैं। आखिर हमारे पास दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। मैं भी नेहा के साथ हूँ। कल से नई शुरुआत करेंगे। नेहा की बातें सुनकर पूरे परिवार के अंदर नया हौसला भर जाता है। अगली सुबह होते ही मुकुल और अर्जुन पुराने पत्थर के औजार और मजबूत लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। गुफा के बाहर जो चट्टान का मुंह छोटा होता है उसे थोड़ा थोड़ा तोड़कर बड़ा करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। तुम दोनों रहने दो, ये भारी काम हम कर लेंगे। नहीं, अगर हमें अपना घर बनाना है तो मेहनत भी सबको मिलकर करनी होगी। आज से ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सबका सपना है। जिन बहुओं ने आज तक कभी पत्थर नहीं तोड़े थे वो भी हथौड़ा उठाकर चट्टान पर चोट करने लगती हैं। कमला देवी और मोहन जी दूर खड़े अपनी बहुओं की मेहनत को गर्व से देख रहे होते हैं। क्या आपको लगता है कि चट्टान के भीतर सुरक्षित और रहने लायक घर बनाना वास्तविक जीवन में संभव है? मुकुल और अर्जुन पुराने लोहे के औजार, पत्थर के हथौड़े और मजबूत लकड़ियों की मदद से चट्टान को तोड़ना शुरू कर देते हैं। हर चोट के साथ पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। अर्जुन, इस हिस्से को और चौड़ा करना होगा, तभी हमारा पूरा परिवार आराम से अंदर रह पाएगा। हाँ भैया, आज चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े लेकिन इस गुफा को घर बनाकर ही छोड़ेंगे। दूसरी तरफ नेहा और प्रियंका भी पत्थर उठाकर बाहर फेंक रही होती हैं। सभी के कपड़े पसीने और धूल से भर चुके होते हैं लेकिन कोई भी हार नहीं मानता।
अगर ये हमारा घर बनने वाला है तो मेहनत भी हम सबको बराबर करनी होगी। आज दर्द हो रहा है लेकिन कल यही मेहनत हमें सिर छुपाने की जगह देगी। दोपहर होते होते अचानक फिर बारिश शुरू हो जाती है। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, लेकिन पूरा परिवार बारिश में भी भीगते हुए चट्टान तोड़ता रहता है। हथौड़े की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगती है। बेटी थोड़ी देर रुक जाओ, बारिश बहुत तेज हो गई है। माँ जी अगर आज रुक गए तो हमारा घर बनने में और देर हो जाएगी। कई दिनों की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार चट्टान का मुंह काफी बड़ा हो जाता है। इसके बाद मुकुल और अर्जुन जंगल से छोटे मोटे बांस काट कर लाते हैं। दोनों बहुएं रस्सियों की जगह मजबूत बेलों से उन्हें बांधने लगती हैं। गुफा के अंदर बांस की दीवार बनाकर उसे 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। इस तरफ हमारा सोने का कमरा होगा और यहाँ दूसरा कमरा बन जाएगा। गुफा के ऊपरी हिस्से में दोनों छोटे छोटे सोने के कमरे तैयार कर दिए जाते हैं। नीचे की तरफ एक हिस्सा रसोई के लिए छोड़ दिया जाता है और दूसरा हिस्सा बैठने के लिए साफ कर दिया जाता है। धीरे धीरे गुफा अब घर जैसी दिखाई देने लगती है। सच कहूं, अब तो ये गुफा नहीं, हमारा अपना घर लगने लगा है। भगवान ने हमारा सब कुछ छीना जरूर, लेकिन रहने की नई जगह भी दे दी। अब सोने के लिए बिस्तर बनाने की बारी आती है। मुकुल और अर्जुन मजबूत बांसों का चौकोर ढांचा तैयार करते हैं। उसके ऊपर पतली पतली बांस की लकड़ियां कसकर बांध दी जाती हैं। पूरा परिवार फिर जंगल से मुलायम सूखी घास काट कर लाता है और उन्हें बिस्तर के ऊपर अच्छी तरह बिछा देता है। कुछ ही देर में आरामदायक देसी बिस्तर तैयार हो जाता है। वाह, अब तो हमारे पास भी अपना बेड है। हाँ बेटा, आज से यही हमारा कमरा है। दूसरी तरफ प्रियंका और नेहा रसोई तैयार करने में लग जाती हैं। बारिश के कारण बाहर की मिट्टी पूरी तरह गीली हो चुकी होती है। दोनों उस चिकनी मिट्टी को इकट्ठा करके हाथों से गोल गोल बर्तन, कटोरे, घड़े और छोटे मटके बनाना शुरू करती हैं। कई दिनों तक धूप में सुखाने के बाद वो बर्तन इस्तेमाल करने लायक हो जाते हैं। बाजार से बर्तन खरीदने के पैसे नहीं है तो क्यों ना अपने हाथों से ही बना ले। मेहनत से बनी चीज की कीमत सबसे ज्यादा होती है। दोनों बहुएं पत्थरों और मिट्टी की मदद से एक मजबूत चूल्हा भी बना देती हैं। इसके ऊपर लकड़ियां जलाकर पहली बार खाना बनाया जाता है। गुफा की रसोई अब पूरी तरह तैयार हो चुकी होती है। हमारी नई रसोई भी तैयार हो गई। धीरे धीरे हमारा घर बसता जा रहा है। पानी की व्यवस्था के लिए नेहा और प्रियंका पास के गांव में बने पुराने कुएं से रोज 2 बड़े घड़े भरकर पानी लाने लगती हैं। आने जाने में काफी समय लगता है, लेकिन अब उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं होता। कम से कम पानी की चिंता तो खत्म हुई। हाँ दीदी, अब बस खाने का इंतजाम करना बाकी है। कुछ दिन तक पूरा परिवार जंगल से जंगली फल, कंदमूल और बेर तोड़कर खाता रहता है, लेकिन इतने बड़े परिवार का पेट उनसे नहीं भर पाता। चिंटू भी भूख के कारण कमजोर होने लगता है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। बस बेटा, अभी कुछ लेकर आती हूँ। अगले दिन नेहा और प्रियंका पास के गांव में चली जाती हैं। दोनों एक एक घर का दरवाजा खटखटाती हैं। दीदी, हम लोग बेघर हो गए। अगर आपके खेत से थोड़ी सी सब्जियां मिल जाए तो हमारा परिवार भूखा नहीं सोएगा। रुको बहन, मेरे खेत की कुछ लौकी, आलू और टमाटर ले जाओ। दूसरे घर पर दोनों थोड़ा आटा मांगते हैं। गांव के लोग उनकी मजबूरी समझकर थोड़ा थोड़ा आटा, दाल और बची हुई सब्जियां दे देते हैं। दोनों बहुएं हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद करती हैं। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। घर लौटकर दोनों बहुएं मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां और सब्जी बनाती हैं। कई दिनों बाद पूरे परिवार को भरपेट खाना नसीब होता है। भगवान उन लोगों का भला करे जिन्होंने हमारी मदद की। 2-3 दिन तक इसी तरह लोगों से मांग कर खाना चलता रहता है, लेकिन एक शाम नेहा और प्रियंका गुफा के बाहर चुपचाप बैठी होती हैं। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। दीदी, हम रोज रोज ऐसे मांग कर खाना तो नहीं खा सकते। अब तो बहुत शर्म आने लगी है। लोग भी हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। सही कह रही हो, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। उसी समय मुकुल और अर्जुन भी बाहर आकर बैठ जाते हैं। मैं और अर्जुन सोच रहे थे कि शहर पैदल ही निकल जाएं। पैसे तो नहीं है, लेकिन शायद वहां कोई मजदूरी मिल जाए। जो भी काम मिलेगा कर लेंगे। तभी बातें करते करते प्रियंका की नजर उनके घर के बगल वाली बड़ी चट्टान पर पड़ती है। पूरी चट्टान पर जगह जगह जंगली घास उगी होती है। प्रियंका कुछ देर उसे ध्यान से देखती रहती है। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सुनिए, क्यों ना हम इसी चट्टान पर खेती करें। दीदी, घर तो हमने बना लिया, लेकिन चट्टान पर खेती कैसे होगी। जब इस पत्थर पर जंगली घास उग सकती है तो मेहनत करके हमारी सब्जियां भी उग सकती हैं। अगर हम मिट्टी भर दें और रोज पानी दें तो यहाँ भी टेरेस फार्मिंग हो सकती है। प्रियंका की बात सुनकर मुकुल और अर्जुन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। दोनों को याद आता है कि वो पहले दूसरे गांव में लोगों के खेतों में टेरेस फार्मिंग का काम किया करते थे। अरे, ये तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं। शहर जाने का प्लान यही खत्म। कल से हम अपनी चट्टान पर ही खेती करेंगे। अगले दिन पूरा परिवार फिर मेहनत में जुट जाता है।
मुकुल और अर्जुन चट्टान को काट काट कर सीढ़ीनुमा खेत तैयार करने लगते हैं। नेहा और प्रियंका जंगल से टोकरियों में उपजाऊ मिट्टी लाकर उन सीढ़ियों पर भरती है। कई दिनों की मेहनत के बाद पूरी चट्टान छोटे छोटे टेरेस खेतों में बदल जाती है। अब ये जगह बिल्कुल खेत जैसी लग रही है। मेहनत पत्थर को भी उपजाऊ बना देती है। घर में बची हुई लौकी, टमाटर, मिर्च और कद्दू की सब्जियों से दोनों बहुएं सावधानी से बीज निकालती हैं। फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर उन बीजों को नई बनी क्यारियों में बो देती हैं। अब सब कुछ भगवान और हमारी मेहनत पर छोड़ देते हैं। अगली सुबह बारिश का साफ पानी सीढ़ीनुमा खेतों में धीरे धीरे भरने लगता है। मिट्टी अच्छी तरह भीग जाती है। पूरा परिवार अपनी नई खेती को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा होता है। अगर यहाँ सब्जियाँ उग गईं, तो हमें खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहेगी। फिर बस पैसों का इंतजाम करना होगा। उसकी चिंता तो मत करो, पहले फसल उगने दो। मेहनत करने वालों के लिए भगवान हमेशा कोई ना कोई रास्ता जरूर खोलते हैं। सभी बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगते हैं जब वो वहाँ सब्जी आएगी। एक दोपहर चिंटू गुफा के अंदर पत्थरों और लकड़ियों से खेल रहा होता है। उसी समय एक काला बिच्छू चट्टानों के बीच से निकलकर धीरे धीरे उसकी तरफ आता है। चिंटू का ध्यान खेल में होता है। अचानक बिच्छू उसके पैर पर डंक मार देता है। मम्मी, मम्मी। चिंटू, क्या हुआ बेटा? पूरा परिवार दौड़कर चिंटू के पास पहुंच जाता है। उसके पैर के पास बिच्छू रेंगता हुआ दिखाई देता है। मुकुल तुरंत एक लंबी लकड़ी उठाकर बिच्छू को दूर फेंक देता है। जल्दी किसी कपड़े की पट्टी लाओ। ये लीजिए भैया। अर्जुन सावधानी से चिंटू के पैर में फंसा बिच्छू का डंक निकाल देता है और थोड़ा ऊपर कसकर कपड़े की पट्टी बांध देता है ताकि जहर तेजी से पूरे शरीर में न फैले। कमला देवी जंगल से मिलने वाला एक जड़ी बूटी पीस कर डंक वाली जगह पर लगा देते हैं। कुछ देर बाद चिंटू को पहले से थोड़ा आराम महसूस होने लगता है। पूरे परिवार की जान में जान आती है। मम्मी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था। कोई बात नहीं बेटा, जंगल का जीवन थोड़ा कठिन होता है, लेकिन आज हमें एक बड़ी सीख मिल गई कि अब हमें पहले से भी ज्यादा सावधान रहना होगा। उसी शाम मुकुल और अर्जुन घर के बाहर चारों तरफ मजबूत लकड़ियां गाड़कर उन पर मशालें लगा देते हैं। रात भर जलती हुई आग की रोशनी से जंगली जानवर उनकी खेती और घर के पास आने से कतराने लगते हैं। अब रात को जंगली जानवर हमारी सब्जियां भी नहीं खाएंगे और घर के अंदर आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। दिन बीतते जाते हैं। चिंटू अब पूरे दिन कभी खेती में खेलता है, कभी जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करता है। गांव उजड़ने के बाद उसकी पढ़ाई पूरी तरह छूट चुकी होती है। बेटा, तू ऐसे ही पूरे दिन खेलता नहीं रह सकता, तुझे पढ़ाई भी करनी होगी। मम्मी, यहाँ आसपास कोई स्कूल ही नहीं है। अब तो मेरी पढ़ाई छूट गई। अब तो मेरे मजे ही मजे। ना सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और ना ही होमवर्क करना पड़ेगा। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? क्या पूरी जिंदगी इसी जंगल और चट्टान में रहना चाहते हो? प्रियंका की बात सुनकर चिंटू का चेहरा उतर जाता है। वो चुपचाप जमीन पर बैठ जाता है। बहू, हमें पता है कि हम सब बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहे, लेकिन बच्चे को डांटो मत, उसे प्यार से समझाओ। बेटा, तुझे पढ़ाई जरूर करनी होगी, तभी तो एक दिन तू हमें अच्छा जीवन देगा, वरना तेरे दादा दादी तो सारी जिंदगी इसी चट्टान में रह जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा दादाजी, मैं जरूर पढ़ाई करूंगा और एक दिन आप सबके लिए बहुत बड़ा घर बनवाऊंगा। भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे बेटा। समय धीरे धीरे बीतने लगता है। उनकी बनाई हुई चट्टान वाली खेती में छोटे छोटे हरे पौधे निकल आते हैं। कुछ महीनों बाद उन्हीं पौधों पर टमाटर, लौकी, मिर्च, बैंगन और दूसरी सब्जियां लगने लगती हैं। सूनी चट्टान अब पूरी तरह हरी भरी दिखाई देने लगती है। दीदी देखो, हमारे टमाटर भी पकने लगे। भगवान ने हमारी मेहनत का फल दे दिया। दोनों बहुएं अपनी खेती से ताजी सब्जियां तोड़कर गुफा की रसोई में ले जाती हैं। मिट्टी के चूल्हे पर सब्जी बनती है। गर्मा गर्म रोटियां सिकती हैं। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार चटाई बिछाकर एक साथ बैठ जाता है। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। गुफा के अंदर चूल्हे की गर्माहट पूरे घर को सुकून से भर देती है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी विपदा के बाद एक दिन अपनी उगाई हुई सब्जियां खाएंगे। हाँ बेटा, वो समय कितना दर्दनाक था। ये सब हमारी दोनों बहुओं का कमाल है। उन्होंने चट्टान के भीतर घर भी बना दिया और खाने का इंतजाम भी कर दिया। मम्मी जी, अगर हम उसी दिन उम्मीद छोड़ देते तो आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। उसी समय पास वाले गांव की दो औरतें अपनी गायों के लिए घास काटते काटते वहां पहुंच जाती हैं। दोनों के सिर पर घास के बड़े बड़े गट्ठर रखे होते हैं। अचानक उनकी नजर चट्टान के भीतर बने खूबसूरत घर पर पड़ती है। वो आश्चर्य से वहीं रुक जाती हैं। अरे, ये तो वही दोनों बहुएं हैं ना जिनका पूरा गांव तबाह हो गया था। हाँ, यही तो हमारे गांव में आटा और सब्जी मांगने आई थी, लेकिन देखो इन्होंने चट्टान के अंदर कितना सुंदर घर बना लिया। दोनों औरतें खुशी खुशी अपने गांव लौट जाती हैं। गांव पहुंचते ही वो सबको चट्टान के भीतर बने उस अनोखे घर के बारे में बताने लगती हैं।
अरे सुनो, जिन दोनों बहुओं का गांव मिट्टी में दब गया था, उन्होंने जंगल की चट्टान के अंदर पूरा घर बना लिया है। और सिर्फ घर ही नहीं, उसके पास खेती भी कर ली है। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। उसी शाम गांव के कई लोग झुंड बनाकर गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। सभी उस अनोखे चट्टान वाले घर को अपनी आंखों से देखते हैं। सामने हरी भरी सीढ़ी नुमा खेती, बाहर जलती मशालें, साफ सुथरा गुफा का घर और अंदर व्यवस्थित रसोई देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इतनी बड़ी मुसीबत के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। अरे भाई, इस घर को बनाने में बहुत मेहनत लगी होगी। सच में तुम लोगों ने साबित कर दिया कि मेहनत और हिम्मत से पत्थर भी घर बन जाते हैं। पूरा गांव दोनों बहुओं और उनके परिवार की मेहनत की दिल खोलकर तारीफ करता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। चट्टान के ऊपर बनी सीढ़ी नुमा खेती अब पूरी तरह से हरी भरी हो चुकी होती है। टमाटर, लौकी, बैंगन, मिर्च, पालक और धनिया से पूरा खेत भर जाता है। अब परिवार को खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होती। हर सुबह दोनों बहुएं अपनी खेती से ताजी सब्जियां तोड़ती हैं और मिट्टी के चूल्हे पर स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। कई महीनों बाद पूरा परिवार चैन और सुकून की जिंदगी जीने लगता है। पहले खाने के लिए तरसते थे और आज अपनी ही खेती का खाना खा रहे हैं। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब परिवार की सबसे बड़ी परेशानी केवल पैसों की होती है। खेती से पेट तो भर जाता है लेकिन कोई आमदनी नहीं होती। अगले दिन सुबह मुकुल और अर्जुन गुफा के बाहर बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। हमारे पास बस का किराया भी नहीं है, लेकिन अगर पैदल भी जाना पड़े तो शहर जरूर जाएंगे। तो क्यों ना आप लोग खेत से थोड़ी सब्जियां भी ले जाएं, शहर में बेच देना। जितने पैसे मिलेंगे उसी से घर वापस आ जाना। खाली हाथ जाने से अच्छा है कि मेहनत की कमाई भी साथ ले जाओ। ये बहुत अच्छा विचार है। दोनों भाई सुबह सुबह ताजी सब्जियां टोकरी में भरकर पैदल शहर की ओर निकल पड़ते हैं। कई घंटे चलने के बाद वो शहर पहुंचते हैं। पहले बाजार में सारी सब्जियां बेच लेते हैं। उसके बाद दोनों अलग अलग फैक्ट्रियों में जाकर काम मांगने लगते हैं। मालिक, हमें कोई भी काम दे दीजिए, हम मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेंगे। पहले कहीं काम किया है? जी मालिक, खेतों में मजदूरी और पत्थर काटने का काम किया है। जो काम देंगे सीख कर लेंगे। फैक्ट्री मालिक दोनों को काम पर रख लेता है। दोनों भाइयों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। शाम को लौटते समय वो अपनी पहली एडवांस मजदूरी से मिठाई खरीद लेते हैं। आज घर में सबको खुशखबरी देंगे और ये मिठाई भी। शाम होते होते दोनों भाई चट्टान वाले घर पहुंच जाते हैं। घर के सभी लोग उनके उदास चेहरे देखकर सोचते हैं कि शायद आज भी उन्हें कोई काम नहीं मिला। लगता है आज भी काम नहीं मिला, अब क्या होगा। तभी मुकुल अचानक मुस्कुराते हुए मिठाई का डिब्बा आगे कर देता है। हमारी नौकरी लग गई। अब हर महीने घर में पैसे भी आएंगे। अरे मेरे बच्चों, आखिरकार तुमने कर दिखाया। आज हमारी मेहनत सफल हो गई। अब धीरे धीरे हम अपना सपना भी पूरा करेंगे। वाह, अब मैं फिर से स्कूल जाया करूंगा। पूरा परिवार खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेता है। लेकिन दूसरी तरफ उनके पास वाले गांव पर एक नई मुसीबत मंडरा रही होती है। अगले दिन सुबह से ही मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। गांव के किनारे बहने वाली नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगता है। पता नहीं क्यों आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बारिश तो हर साल होती है, लेकिन नदी का पानी आज कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है। बेटा, अभी तो ऐसी कोई खबर नहीं आई, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। पूरी रात गांव के लोग डर के साए में सोते हैं। किसी को आंखों में नींद नहीं होती। अगली सुबह बारिश और भी तेज हो जाती है। अचानक नदी का बांध जैसा किनारा टूट जाता है। देखते ही देखते उफनता हुआ पानी पूरे गांव में घुस जाता है। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव भयंकर बाढ़ की चपेट में आ जाता है। अरे भाई भागो, बाढ़ आ गई। मेरे बच्चे को बचाओ। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। कई कच्चे घर बह जाते हैं, कोई अपने परिवार से बिछड़ जाता है तो कोई तेज बहाव में बह जाता है। पूरे गांव में चीख पुकार मच जाती है। चट्टान वाले घर में बैठे परिवार को दूर से लोगों की मदद के लिए पुकारने की आवाजें सुनाई देती हैं। सभी तुरंत बाहर निकलते हैं। उनका घर ऊंची चट्टान पर होता है, जबकि गांव नीचे घाटी में बसा होता है। ऊपर से देखने पर पूरा गांव बाढ़ के पानी में डूबा दिखाई देता है। हे भगवान, पूरा गांव पानी में डूब गया। हमें इन लोगों की मदद करनी होगी। मुकुल और अर्जुन तुरंत जंगल की तरफ दौड़ते हैं। दोनों लंबे लंबे मजबूत बांस और पेड़ों की मोटी डालियां काट कर ले आते हैं। फिर वो उन्हें बाढ़ में फंसे लोगों की तरफ बढ़ाते हैं। इस बात को पकड़ो, जल्दी ऊपर आओ, डरना मत, हम तुम्हें बचा लेंगे। कई लोग उन बांसों को पकड़कर किसी तरह ऊपर चट्टान तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तेज बहाव इतना भयानक होता है कि कुछ लोग उनकी आंखों के सामने ही पानी में बह जाते हैं। काश हम सबको बचा पाते। आप सब हमारे चट्टान वाले घर में चलिए, हम और लोगों को बचा कर लाते हैं। आइए आंटी, घबराइए मत। गुफा के अंदर बचे हुए लोगों को बिठाया जाता है। कमला देवी सभी को पानी पिलाती है।
मेरा पूरा परिवार उजड़ गया और मेरे बेटे और बहू दोनों पानी में बह गए। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, अब मैं अकेले कैसे जीऊंगी। गुफा में बैठे हर व्यक्ति की आंखों में दर्द और आंसू होते हैं। हिम्मत मत हारो, जब तक सांस है तब तक उम्मीद भी है। भगवान ने आपको बचाया है, जरूर आगे भी कोई रास्ता निकालेगा। उधर इस भयानक बाढ़ की खबर धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैल जाती है। टीवी चैनल्स पर लगातार समाचार चलने लगते हैं। रिपोर्टर्स बाढ़ की तस्वीरें दिखाते हुए लोगों को हालात बता रहे होते हैं। उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव में भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी है। कई घर बह चुके हैं, कई लोग लापता हैं। स्थानीय लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राहत और बचाव दल के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। यह खबर राजधानी तक पहुंच जाती है। एक मंत्री अपने कार्यालय में टीवी पर समाचार देख रहे होते हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। इतनी बड़ी आफत आ गई और आप लोग अभी तक क्या कर रहे थे? तुरंत रेस्क्यू टीम, डॉक्टर और जरूरी सामान लेकर रवाना हो जाइए। एक भी पल की देरी नहीं होनी चाहिए। जी सर, अभी तुरंत पूरी टीम रवाना करते हैं। आदेश मिलते ही राहत और बचाव दल तैयार होने लगता है। 3 से 4 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर तैयार कर दिए जाते हैं। डॉक्टर्स की टीम और बचाव दल तुरंत हेलीकॉप्टर्स में बैठकर उस बाढ़ वाले इलाके की ओर रवाना हो जाते हैं। कुछ देर बाद आसमान में हेलीकॉप्टर की तेज आवाज गूंजने लगती है। चट्टान के ऊपर बना घर दिखाई देता है जहां कई लोग शरण लिए हुए होते हैं। एक हेलीकॉप्टर धीरे धीरे चट्टान के ऊपर मंडराने लगता है। उसमें से रस्सियां नीचे छोड़ी जाती हैं और रेस्क्यू टीम के जवान नीचे उतरते हैं। घबराइए मत, आप सब सुरक्षित हैं। हम आपको एक एक करके ऊपर ले जाएंगे। आखिरकार मदद आ ही गई। रेस्क्यू टीम सबसे पहले उन बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को हेलीकॉप्टर तक पहुंचाने लगती है जिन्हें नेहा और प्रियंका के परिवार ने बचाया था। सभी लोगों को सावधानी से रस्सियों के ऊपर सहारे भेजा जाता है। अब आप सुरक्षित हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा हेलीकॉप्टर बाढ़ से घिरे गांव के ऊपर मौजूद होता है। रेस्क्यू टीम के जवान पानी में उतरकर नाव और रस्सियों की मदद से फंसे हुए लोगों को निकालने लगते हैं। रस्सी पकड़िए, हम आपको बाहर निकाल रहे हैं। घंटों की मेहनत के बाद सभी बचे हुए लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाता है। हेलीकॉप्टर एक एक करके सभी लोगों को शहर के राहत शिविर में पहुंचाने लगते हैं। आखिर में रेस्क्यू टीम नेहा, प्रियंका और उनके पूरे परिवार को भी साथ चलने के लिए कहती है। अब आपकी बारी है। आप लोगों ने बहुत लोगों की जान बचाई है, अब आप भी हमारे साथ चलिए। बस 2 मिनट दीजिए, अपना जरूरी सामान ले लेते हैं। पूरा परिवार अपने साथ जुड़ी यादें समेट लेता है। सभी आखिरी बार अपने चट्टान वाले घर को देखते हैं और फिर हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। इस घर ने हमें नई जिंदगी दी है, इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। कुछ देर बाद सभी लोग शहर में बने सुरक्षित राहत शिविर में पहुंच जाते हैं जहां डॉक्टर, पुलिस प्रशासन और मीडिया पहले से मौजूद होती है। सभी लोगों की जांच की जाती है। सरकार की तरफ से घोषणा की जाती है। सरकार की ओर से सभी प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। अगले 2 महीनों तक राशन भी मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। उसी समय कई रिपोर्टर्स नेहा और उसके परिवार के पास पहुंच जाते हैं। कैमरे उनकी तरफ घूम जाते हैं। आपका परिवार खुद मुश्किलों में था, फिर भी आपने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरे लोगों को क्यों बचाया? हमारा घर तो कई साल पहले लैंडस्लाइड में मिट्टी के नीचे दब गया था। हम भी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव इतना छोटा था कि उसकी खबर किसी तक पहुंच ही नहीं पाई। हमारे गांव के कई लोग उसी हादसे में मारे गए। हमने जैसे तैसे चट्टान के भीतर घर बनाकर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की। जब हमने बाढ़ में लोगों को मदद के लिए पुकारते देखा तो हमें अपना दर्द याद आ गया। हमने अपने गांव के लोगों को खोया था, इसीलिए नहीं चाहते थे कि कोई और भी अपने परिवार को खो दे। नेहा और प्रियंका की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो जाते हैं। कई लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। आपने इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल पेश की है। सरकार को आपके इस साहस का सम्मान जरूर करना चाहिए। कुछ दिनों बाद राज्य सरकार दोनों बहुओं और उनके परिवार को सम्मानित करती है। उन्हें एक पक्का सरकारी घर दिया जाता है। मुकुल और अर्जुन को सरकारी नौकरी मिल जाती है। चिंटू का दाखिला पास के सरकारी स्कूल में करा दिया जाता है। परिवार को रहने, पढ़ाई और राशन की पूरी सुविधा मिलने लगती है। मम्मी, अब मैं फिर से स्कूल जाऊंगा। आखिर हमारी सारी मेहनत रंग ले आई। कुछ समय बाद पूरा परिवार अपने नए पक्के घर में बैठा होता है। सभी के चेहरे पर सुकून दिखाई देता है। कितनी मुसीबतें सहने के बाद हमें ये पक्का घर मिला है। मम्मी जी, लेकिन मुझे आज भी हमारा चट्टान के भीतर वाला घर बहुत याद आता है। हाँ, उसे बनाने में हमने अपना पसीना, मेहनत और उम्मीद सब लगा दी थी। अगर उस दिन वो चट्टान वाला घर नहीं होता तो शायद आज हम में से कोई भी जिंदा नहीं होता। कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन नेहा पूरे परिवार से बात करती है। क्यों ना आज हम अपना पुराना चट्टान वाला घर देख कर आए? हाँ, चलते हैं। हाँ, चलते हैं। पूरा परिवार गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है।
बाढ़ के कारण पास वाला गांव पूरी तरह से उजड़ चुका होता है, लेकिन चट्टान पर बना उनका छोटा सा घर अब भी वैसा ही होता है। अंदर बांस के कमरे, मिट्टी का चूल्हा और उनके हाथों से बने बर्तन लगभग वैसे ही रखे होते हैं, केवल उनकी खेती अब सूख चुकी होती है। ये घर हमेशा हमारी यादों में रहेगा। इसने हमें सिर्फ रहने की जगह नहीं दी, बल्कि जीना भी सिखाया। इस घर ने हमें सिखाया कि इंसान चाहे कितना भी टूट जाए, अगर हिम्मत और उम्मीद नहीं छोड़ता तो वो अपनी दुनिया फिर से बसा सकता है। पूरा परिवार भावुक हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसी कभी बड़ी मुश्किल आ जाए तो क्या आप उम्मीद छोड़ देंगे या इन दोनों बहुओं की तरह हिम्मत रखकर नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे?